हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है अब बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, तो अब जो है आप लोगों को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और प्रैक्टिस के तौर पे आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पता चलेगा कि सीटेट में सीबीएसई जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो आपका सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आप लोगों का सोशल साइंस या आपका साइंस हो। ठीक है, तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस के तौर पे, जिससे कि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग डेज में ही कहा था, जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने बोला था अभी जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है फोकस जो है किस पे करना है, एनसीईआरटी पर और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर करना है। जिससे कि क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से रहेगा, एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, तो क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले रहे होंगे। लेकिन क्योंकि अब जो है टाइम बहुत मतलब पास आ गया सीटेट का एग्जाम, तो अब जो है इस आखिरी के 20 दिन में आप लोग ये तो नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। तो अब मैं जो यही बोलूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बहुत ही बेहतर तरीके से करना है। अब बेहतर तरीके से करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट जो है आंसर देख लिया बस हो गया, नहीं। क्वेश्चन को समझते हुए ऑप्शन को समझना है। ऑप्शन अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों होगा। अगर ये तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा ना, तो आप जो है अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो भी जो है आप जो है क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करवा चुकी हूँ, और आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिस जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी, जिससे कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा होगा, मतलब कि ऑप्शन जो है किस तरीके से एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे पहुंचे, ये सब तरीका जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मतलब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आप आंसर कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं कर लेंगे, उसको समझ कर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ट्रिक्स के साथ जो है चीज़ों को क्लियर करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीडीपी जो है दोनों में आती है। और आज जो है मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है वो 13 जनवरी का लिया है। ठीक है, 13 जनवरी का पेपर 2 लिया है, पेपर 2 सीडीपी। और आप ये मत मान के चलिए कि पेपर 2 की सीडीपी है तो पेपर 1 में अलग टाइप की सीडीपी आती है, लगभग जो है वही आता है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सेम ही है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, और हाँ, पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप लोगों का 1-2 नंबर से रह जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें पता चलेंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, जिसको जो है आप लोग जानकर जो है अपना ईजिली जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूँ सीटेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा लोगों ने हुआ बना रखा है, इतना बड़ा हुआ नहीं है। आप लोग जो है बहुत ही अगर तरीके से पढ़े और एक सही डायरेक्शन में पढ़े तो बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 1 मिनट। बाल विकास की गति। तो बालक के जो विकास की जो गति है वो किस प्रकार होती है, क्वेश्चन ये पूछा है। एक समान गति है, मानकीय है, अव्यवस्थित होती है। मतलब एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक समान एक तो बोल दिया, तो आप लोगों को पता है कि सभी बच्चे जो है विभिन्न होते हैं, मालूम है बच्चों में जो है विभिन्नता पाई जाती है, तो एक समान तो होगा ही नहीं। मानकीय एक स्टैंडर्ड तय कर दिया, कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में मानकीय शब्द दिखे, मानकीकृत पाठ्यचर्या दिखे या मानकीय करके कुछ भी दिखे, तो वो ऑप्शन जो है आपका गलत होता है। बिना पढ़े जो है उस ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा। ठीक है, ये में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल बात सही है। और यह अव्यवस्थित होता है। भाई, बालक का विकास अव्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्थित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाली बात तो सही है, लेकिन ये अव्यवस्थित होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। एक समान मानकीय ये आ गया, तो ये भी ऑप्शन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है, बालक के विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बात सही है। ये कुछ हद तक तो सुनियोजित होती हैं और क्रमानुसार होती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो बालक में की जो विकास में है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि हर एक जो बालक है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन उनमें जो है कुछ हद तक जो विकास है वो सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो ये बात जो है एकदम करेक्ट बोली है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे वो मैंने जो है आप लोगों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन सेकेंड। हाँ, क्या है क्वेश्चन, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती हैं। क्या पूछा है कि कौन सी वो अवस्था है, कौन सा वो उम्र है जिसमें बच्चों का जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें केवल बड़ी मांसपेशियों के
स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित है, मतलब कि जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है उस स्थूल गति का ही प्रयोग पर केंद्रित होता है बजाय कि सूक्ष्म गति कार्य के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। देखिए, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है स्थूल गति, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड हमेशा कई बार जो है क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है, मतलब कि जिसमें स्थूल गति कौशल जो होता है, इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, जिसमें कि बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, लार्ज मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का, जैसे कि आपके हाथों का प्रयोग, आपके पैरों का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर मान लो कि बच्चा कौन सी क्रिया कर रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, कूद रहा है, तो ये कौन सी इसमें कौन से गति कौशल का प्रयोग हुआ, स्थूल गति कौशल का। अगर वही बच्चा लिख रहा है या पेंटिंग कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो इसमें कौन सी गति कौशल का प्रयोग हुआ, सूक्ष्म गति का, मतलब फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल में, मतलब स्थूल गति कौशल में जो है केवल बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, और सूक्ष्म गति कौशल में जो है कौन सी, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे आपके हाथ की उंगलियों का। तो ये तो समझ गए होंगे ना। देखिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर आपका पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ कर कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई और आए तो वो आप जो है अच्छे से कर ले जाए। मैं इसी तरीके से आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि अगर बच्चा पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहा है तो उसको घुमा कर भी क्वेश्चन आए, या मतलब कि किसी प्रकार से आए, तो वो जो है उसका गलत ना हो। ठीक है, तो कौन सी अवस्था होती है, तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको फाइन मोटर स्किल जो है उसकी सुधरती जाती है। तो सबसे जो पहली अवस्था होती है उसमें जो है बच्चा हमेशा जो है अपने बड़े मसल्स का प्रयोग करता है, पहले चलना सीखता है, जैसे कि जंप करना, तो वो शैशवावस्था होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में केवल स्थूल गति कर पाता है, ना कि वो फाइन मोटर स्किल उसके अंदर विकसित होती है, डेवलप होती है। ठीक है, जैसे कि फाइन मोटर, क्या बच्चा पैदा होते ही लिखने लगेगा 2 साल की एज तक, तो वो ढंग से पेन भी नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, शैशवावस्था। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतः क्रिया से सामाजिक क्रियाओं को सीखती है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, तो क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतः क्रियाओं से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको आप लोगों को समझाया हुआ है। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं। देखिए, अंतःक्रिया से सामाजिक क्रियाओं को सीखती है, तो वो क्या कहलाती है, सृजनता नहीं, सृजनता नहीं, संवर्धन बिल्कुल भी नहीं, और क्या होगा, स्थगित अनुकरण बिल्कुल भी नहीं, सामाजिकरण की। ठीक है, कौन सी, जिसमें युवा पीढ़ी जो है रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीख रही है, मतलब समाज में ही अंतःक्रिया कर रही है और उनको सीख रही है, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिकरण। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। कीप सपोर्ट, आप लोगों को हमेशा यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। आप लोगों को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पर जो है जुड़ सकते हैं। तो अगर आप जुड़ते हैं, कोई जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, जो भी मटेरियल मैं देती हूँ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन उस मटेरियल जो होता है बहुत ही मतलब इफेक्टिव होगा। आप लोगों को मेरे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट होता है, और आप लोगों का जो है एकदम टू द पॉइंट्स में जो है वो नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ हाईलाइटेड। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों के समन्वय कर दुनिया की खोज करती है। जीन पियाजे कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, और आप लोगों को बताया है कि अगर बच्चा संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज कर रहा है, ठीक है, मतलब शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग कर रहा है, तो वो जो है कौन सी अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो होगी नहीं, संवेदी चालक अवस्था बोलो या संवेदी गामक अवस्था बोलो। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर जो होगा सेकेंड होगा। जैसे ही शिशु शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग आए, तो शारीरिक क्रियाओं मतलब कि वो कौन सी, इंद्रजनित गामक अवस्था भी दे सकता है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इंद्रजनित गामक अवस्था बोलो, संवेदी गामक अवस्था बोलो, ये संवेदी चालक, सब एक ही नाम है। बस क्वेश्चन को जो है हिंदी में कई अलग अलग तरीके से देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंद्रियजनित गामक अवस्था इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, मतलब यहाँ पे शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके अपनी दुनिया की खोज कर रहा है, तो संवेदी चालक अवस्था होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनकी अवस्थाओं की जो एज है ना वो याद रखिएगा, ये जो है आपका 7 से 11 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से जो है आप लोगों का ये 2 से जो है 7 वर्ष तक है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखने को मिला। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार जो है क्या है, सजीव है, क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बच्चा
कार क्योंकि चलती है इसलिए उसे लगता है कि जो भी चीज़ें चलती फिरती है उसको लगता है कि सजीव है। बच्चे को सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था है, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझाया था कि जीन पियाजे की ये दूसरी अवस्था है। कौन सी दूसरी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि बच्चा 2 से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है, 2 से 4 वर्ष के टाइम पर मतलब कि बच्चे को जो है ये चीज़ अच्छे से क्लियर ही नहीं हुआ होता है कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव। मतलब कि अगर कार चल रही है तो उसको भी वो सजीव मानता है। तो जीववादी सोच, इसको क्या कहते हैं? जीववादी धारणा उसके अंदर विकसित नहीं है, तो जीववादी सोच। ठीक है, तो ये सब तो होगा ही नहीं। जिसने भी ये मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, मैंने जो टॉपिक करवाया था आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा रही हूँ, अगर उन लोगों ने किया होगा ना तो वो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोहलबर्ग का भी मैं करवा चुकी हूँ। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण, सबसे आखिरी चरण कौन सा? छठे चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं और कितने चरण बताए? कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, तो याद रखिएगा कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताए हैं। ठीक है, और 6 चरण बताए, मतलब प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। तो जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं, आप लोगों को समझ में आता है तो उस टॉपिक को जाकर जो देखिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है। डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा और उससे आने वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, कई बार 1 पूछा जाता है, कई बार 2। ठीक है, तो कौन से व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिक और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताऊं, यहाँ जिसमें विवेक का प्रयोग करता है बच्चा, मतलब व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, बिल्कुल निश्चित रूप में नहीं देखता है वो इस अवस्था में। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, जो दूसरे के द्वारा सम्मान, अच्छा लड़का अच्छे लड़की बनने की कोशिश करता है ना, ये जो है आपकी तीसरी अवस्था होती है, परंपरागत अवस्था। जो कन्वेंशनल स्टेज होता है, दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था, उसकी जो है ये पहली अवस्था, मतलब कि एक तरह से हम स्टार्टिंग से देखें तो ये तीसरी अवस्था होती है। यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियम बनाए गए हैं, ये चौथा चरण है। ठीक है, दूसरे ही अवस्था का जो है चौथा चरण कहेंगे। यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों को आंख बंद करके पालन करने के बजाय उसका परीक्षण करना चाहिए, बिल्कुल। तो जो चौथी अवस्था कोहलबर्ग ने बोला है ना कि नैतिक विकास का जो अंतिम चरण है, इस चरण में जो व्यक्ति होता है उसकी नैतिकता का विकास यहाँ तक हो चुका होता है कि बहुत कम लोग जो है इस अवस्था में पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेता है, कोई भी व्यक्ति इस बात को इसलिए नहीं मान लेता है क्योंकि वो कानून के द्वारा बनाया गया, बल्कि वो देखता है कि वो कानून जो बनाया गया वो सही भी है या नहीं, वो अपने विवेक से नापता है। तो वो जो है सबसे अंतिम चरण है, कोहलबर्ग का सबसे अंतिम अवस्था, और इस अवस्था तक बहुत ही कम लोग जो है पहुँचते हैं। तो चौथा आंसर जो है करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उसके समीपस्थ विकास क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, मतलब उसका सहयोग करता है, तो वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? आप लोगों को पता है कि जो पाड़ होता है, मचान होता है या स्कैफोल्डिंग होता है, इसमें जो है कोई भी ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग करके जो है, मतलब कि जो भी कोई भी समझदार व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति की जो है मदद करके, जिसको नहीं आ रहा उसको उसकी हेल्प करता है, उसे मदद करता है और उसे जो है समझाता है, तो वो क्या कहलाता है? पाड़, मचान या स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे जो है क्या होगा? पाड़। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, बहुत ही सीधे सीधे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या होता है? ZPD जो होता है, ZPD है ये। ठीक है, ZPD क्या होता है? जिसके अंदर जो है एक तो वो चीज़ जो बच्चे को आती है, दूसरा उसे जो मतलब एक तो वो चीज़ जो वो समझता है और एक जो समझने की जो है क्षमता रखता है। ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे को आता है और ये चीज़ आता नहीं है, लेकिन इसको जो है ये समझने की वो क्षमता रखता है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये जो क्षेत्र है, ये जो है कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके अंदर अगर उसकी सहायता कर दिया जाए तो ये जो है बच्चा सीख जाता है, ये भी मतलब कर लेता है। तो एक जो बच्चा जानता है और एक जो जानने की क्षमता रखता है, उसके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? ZPD। ठीक है, वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया है। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास जो है सीखने का पर्याय है? नहीं। सीखने में से स्वतंत्र रूप से होता है? नहीं। पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जो लेव वाइगोत्स्की है वो सामाजिक और सांस्कृतिक की तो बात करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो है जो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो विकास है को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की बोलते ही यही है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज में रहकर अंतःक्रिया के द्वारा ही जो है उसका विकास होता है। तो बच्चे को कभी भी समाज से आप अलग नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, तो इसका हमारा जो है फोर्थ होगा।
नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली जो CTET का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, ताकि उनको जो है चीज़ें क्लियर हो जाए और वो अपकमिंग जो CTET है जो आ रहा है, मतलब जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो उनका जो है निकल जाए, जिससे कि आने वाली जितनी भी वैकेंसी है आप उसमें जो है अप्लाई कर पाएँ। आप लोगों को पता ही है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में, किसी भी भर्ती में शामिल होने के लिए CTET का एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, ठीक है। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, ये तो भाई सही है, बाल केंद्रित के अकॉर्डिंग ही है। भय मुक्त वातावरण बनाना, हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, बिल्कुल सही बात है। अनुशासन, ये नहीं बोला कि कक्षा में अनुशासन लागू करना, सकारात्मक अनुशासन, क्योंकि भाई जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो हम ये चीज़ डिसिप्लिन तो हमें सीखना ही पड़ेगा ना, तो ये भी बात सही है। सकारात्मक की बात कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन, अगर अनुशासन लागू करना होता तो गलत हो जाता है, ठीक है। सकारात्मक की बात की है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, अकॉर्डिंग टू बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षण के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अनुसार जो है हमेशा बच्चे को जो है निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं बनाना है, बल्कि सक्रिय बनाना है, ठीक है। और वो जो है केवल ग्रहण करता ना रहे, बल्कि वो जो है उत्पादकता भी, मतलब कि एक कुछ चीज़ों को बताए, मतलब कि वाद विवाद करे, टीचर से पूछे क्वेश्चन, इस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना नहीं है, बल्कि उसको जो है सक्रिय बनाना है। वो सक्रिय रूप से जो है क्लास में उसको बोलने का अवसर दे, उसे पूछे, वो अपनी उसकी मतलब कि वो बहुत ही इंटरेक्शन करे बच्चों के साथ, तो ऐसा होना चाहिए वातावरण। तो फोर्थ ऑप्शन जो है बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। 10th, पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें डैश बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कहानियां मतलब पढ़ने की, लिखने की, सुनने की क्षमता होती है, तो वो कौन सी भाषाई बुद्धि कहलाती है, ठीक है। जिसने भी हार्वर्ड गार्डन की पूरी बुद्धि पढ़ी होगी ना, वो बहुत ही, और मैं ये टॉपिक करवाने वाली हूँ। अगर टॉपिक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, ठीक है। अभी जो है हमारी टॉपिक जो रह रहा है NEP करवाऊंगी, ठीक है, NCF करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चंस आते हैं NCF, और एक जो है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। ये तीनों टॉपिक जो है मैं बहुत ही जल्द हार्वर्ड गार्डनर का और आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है पूरा क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी। ये 4 टॉपिक जो है इसका मैंने मेन में मैंने छोड़ा हुआ है, और ये जो है एक एक दिन करके आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को करना है, चाहते हैं कि एक अच्छे से कर पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ कि बस एक सही डायरेक्शन में पढ़िए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका होगा भाषाई बुद्धिमत्ता, क्या है, हाँ बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, सॉरी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को मैंने जब बताया था तो समझाया था कि भाषा का जो है बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। तो ये बात जो है लेव वाइगोस्की ने कहा है। वाइगोस्की ने और जीन पियाजे में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है पहले विचार आया, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछता है, पहले विचार आया फिर भाषा का विकास हुआ, ठीक है। ये मतलब भाषा को इतनी वैल्यू नहीं देते। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे के अंदर भाषा आया, फिर भाषा के बाद जो इसके अंदर क्या हुआ, विचार उत्पन्न हुआ, और इसका जो है संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है भाषा का, ठीक है। कौन? लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में, तो देखते हैं पूरा एकदम मतलब थोड़ा सा ना ट्रिक्स के साथ किया कीजिए क्वेश्चन। जब क्वेश्चन हॉल में सॉरी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ना, जब नहीं कुछ समझ में आए तो ट्रिक के साथ कीजिए, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि मतलब को नहीं भी आ रहा होगा ना, तो कुछ चीज़ें पता होंगी तो उसको एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ। शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना और नज़रअंदाज। देखिए किसी भी टॉपिक पे बच्चा अगर कुछ पूछ रहा है, या शिक्षिका कुछ पढ़ा रही है या कह रही है, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना, इस टाइप की बात आए ऑप्शन में, तो वो आपका जो है गलत होगा। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को, और हल्के कार्य जो है बुलेटिन बोर्ड पर सजाना, वो किसको? लड़कियों को देने चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैटेगराइज करें, रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है, ये बताना था। ये तो आप लोगों को रूढ़िवादिता ही दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। शिक्षिका को लड़कियों से गणित और विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये भी रूढ़िवादिता धारणा है, रूढ़िवादी धारणा है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो आ रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को जो चुनौती देता है, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को जो है बराबर, लड़की लड़के जो भी हैं सबको बराबर देना चाहिए। और इस तरीके से जो है आप जो है रूढ़िवादिता को जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो एज ए एक टीचर आप लोगों का ये काम होना चाहिए। कभी भी शिक्षिका मतलब लड़कियों को मतलब ये समझे कि लड़के गणित नहीं कर सकते, लड़के गणित कर सकते हैं, लड़के घर के काम नहीं कर सकते, केवल लड़कियों का काम घर में करना है, तो ये इस टाइप का कुछ दिखे ना ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन हमेशा जो है गलत होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है रूढ़िवादिता टॉपिक, और आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैंने पूरी प्रैक्टिस करवाई है इसकी प्रैक्टिस सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में क्या है, विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे, शिक्षक को क्या चाहिए, जैसे पाठ्यक्रम का पालन करें, ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। बिल्कुल, ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में जो है बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। तो ये बात तो सही है, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा है आपका, यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी है, जो स्टूडेंट हैं उनकी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो शिक्षकों को यही चाहिए कि उनकी बच्चों की जो संस्कृति है उनकी भाषा को शामिल करें। आगे देखें, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे, बिल्कुल नहीं, इस टाइप का ऑप्शन तो होगा तो गलत होगा। मानक आधारित, बच्चों में मानक आधारित देखिए, फिर मान के पाठ्यचर्या, मान के कभी भी मानक स्टैंडर्ड वाली बात आए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। कठोर संरचनाएं बनाएं, ये गलत है। योग्यता के आधार पर अलग संकाय, ये भी आपका गलत है, बच्चों को अलग नहीं करना है, योग्यता के आधार पर उनको अलग अलग वो करके, ये गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसा दिखे तो हमेशा वो जो है क्या होगा, गलत होगा। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, विविधता को जो है हमें एक मतलब अच्छे सकारात्मक रूप में देखना है, नकारात्मक में नहीं देखना है, एक साधन के रूप में देखना है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, क्यों कहती है? देखो, कोरोना महामारी के ऊपर जो बच्चों के बीच में जो है चर्चा करने को कहती है, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? कार्यविधि चिंतन? बिल्कुल नहीं भाई। आलोचनात्मक? बिल्कुल, बच्चों के अंदर जो है एक चिंतन बढ़ा रही है। ठीक है, और अभिसारी चिंतन और रट कर तो होगा ही नहीं, अभिसारी चिंतन भी नहीं है, मुक्त थोड़ा ना, ये आपका एक तरह से ओपनली बच्चों को वाद विवाद करने को कह रही है, चर्चा करने को कह रही है। तो एक तरह से किस चीज़ का वो जो है वो कर रही है, यहाँ पे जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर रही है। तो सेकंड जो है हमारा सही होगा, सेकंड ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन है, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं की बात कर रहे हैं, इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए, पहला क्या, सहयोगी परियोजनाएं, ये तो सही है बात, क्योंकि ये तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये तो करेक्ट होगा। मानकीकृत परीक्षण, कभी भी ऑप्शन में देखिए वो हमारा इनकरेक्ट होता है, कभी भी स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो सही नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोगों को पता है कि जो क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो एक स्टैंडर्ड आप लोग नहीं सेट कर सकते किसी भी टेस्ट, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, कोई भी मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए। सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट सबसे बेस्ट होता है। कक्षा अवलोकन जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होता है, ये भी बेस्ट होता है। तो कौन सा नहीं किया जाएगा? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे जो है आज मैंने टोटल आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट 15 जो है हम लोग कल करेंगे, और आने जो नेक्स्ट 15 है उसमें ज़्यादा से क्वेश्चन जो है आप लोगों को कौन से मिलने वाले हैं, पैडागोजी के। ठीक है, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी दोनों ही जो है इंक्लूडेड होगा, जिससे कि मैं एकदम पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिसमें कि आप कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो तरीका आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोस जो जिसमें मैंने बताया कि सीडीबी की पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर वो देखा होगा तो उसको जो है अगर देख लेंगे तो आप लोगों को पैडागोजी में जो 10 नंबर का पैडागोजी आती है आप लोगों की, वो नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। और बताती हूँ सभी सब्जेक्ट में जो है वो बहुत हेल्प करेंगी। तो वो अगर क्लासेस आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कल जो है मैं जो करवाऊंगी आगे जो, क्योंकि अब हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें जो पैडागोजी होगी उसके साथ साथ मैं जो है उसको समझाती जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वो चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हाँ चैनल पे नए हैं और सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को एक बेस्ट मटेरियल मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को समझाते हुए आप लोगों को अच्छे से कराऊँ। ऑल दी बेस्ट, बस जुड़े रहिए।